सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण में हमने बहुत सारी चीजें जान ली थी। तो मैं फटाफट से यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें जानी थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, दिन आगे की बातें करते हैं। तो हमने देख लिया था ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और इसमें अपन लोगों ने फॉर्मूला जान लिया था। जो फोर्स का होता है वो होता है G1m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर m जो होता है वो द्रव्यमान होता है और g जो होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वभौमिक स्थिरांक। तो g का मान हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सारी कहानी हमने जान ली थी अपनी लास्ट के क्लास में। आज आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने टॉपिक का, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी बात करेंगे अब हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है ये, जिसको आप छोटे जी के नाम से भी जानते। देखो, आपको पता है एक्सेलरेशन का काम क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का काम होता है किसी भी वस्तु की वेग को बढ़ा देना। एक्सेलरेशन का काम होता है किसी भी बॉडी की स्पीड को बढ़ा देना। यानी कि अगर हम किसी चीज को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज का मतलब क्या होता है? वो बढ़ भी सकती है, वो घट भी सकती है। तो जब हम किसी वस्तु को छोड़ेंगे तो पृथ्वी से नीचे की तरफ खींच रही है, जिस ग्रेविटी से नीचे की तरफ खींच रही है, जिस त्वरण से नीचे की तरफ खींच रही है, उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसका मान कक्षा 9 में हमें याद करवा दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह हमें कई बार बोला जाता है। अब सवाल ये है, ये तो पृथ्वी की कहानी है, अर्थ की, यानी कि पृथ्वी के केस में तो ये इतना होता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आता है, यानी कि क्या होगा जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दें तो उसका वेग निरंतर हर एक सेकंड में कितना बढ़ता जाएगा। अब जरा इस चीज का फील करते हैं, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा फील करते हैं। क्या मैं अगर यहाँ पे ये लिखूं कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड को बढ़ा रहा है हर एक सेकंड में, जब मैं इस वस्तु को यहां से नीचे की तरफ फेंकूं या छोड़ दूं, तो आप देखोगे इसका एक सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी? 9.8। तो पहले सेकंड में इस वस्तु का वेग हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में इसका वेग हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। सर क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करता है? स्पीड को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये वस्तु ग्रेविटी यानी कि पृथ्वी इसको बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच रही है, जिससे इसका वेग निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि एक सेकंड के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है? हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है। जब किसी वस्तु को हमने कहां से छोड़ा? ऊपर से छोड़ा नीचे की। वहीं पर जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि हर एक सेकंड में इसकी स्पीड कितनी कम हो रही होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका वेग कितना कम हो रहा होगा? 9.8। तो ये आया कहां से? इसके लिए हमें जानना है रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। यानी कि हम बात करेंगे जी और जी में संबंध की, कि जी और जी के बीच क्या संबंध होता है, जी और जी के बीच क्या हमारे पास रिलेशन है। चलिए बात करते हैं छोटी सी। मान लेते हैं ये एक टावर है, ठीक है, या पहले एक काम करते हैं, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? आर ई। आर ई क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। और इस पृथ्वी से कुछ छोटे से एक टावर पे कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, और इस वस्तु को नीचे की तरफ इसका वजन लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, यानी कि वेट, वजन भी एक तरीके का फोर्स होता है, बल होता है mg। और मान लेते हैं हमारी पृथ्वी का मास है me। तो लेट m is the mass of body, let m is the mass of body, re be the radius of
अर्थ एंड ME बी द मास ऑफ अर्थ। ठीक, यानी कि माना m वस्तु का द्रव्यमान है, RE पृथ्वी की त्रिज्या है, और ME पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये जो वस्तु है ये कितनी कुछ h ऊंचाई पे है और h बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा पृथ्वी की त्रिज्या। तो हम यहां पे लिखेंगे द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन अर्थ एंड मास m। ठीक है, मास m यानी कि पृथ्वी के और पृथ्वी और द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल हम कह सकते हैं, कितना होगा गुरुत्वाकर्षण बल? वो होगा F बराबर G, पृथ्वी का द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान, बटे इन दोनों के बीच की त्रिज्या। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ऊपर हाइट पे था, तो बहुत ही इतनी भी हाइट नहीं है, एक टावर ही पे तो खड़ा है। आप इमेजिन करो माउंट एवरेस्ट जो सबसे बड़ी पीक है इंडिया की, वो हमारे पास 8600 मीटर की लगभग में है। ठीक है, 8600 मीटर, लमसम देखोगे तो 8.6 किलोमीटर, और हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या है, त्रिज्या सिर्फ त्रिज्या, वो 6400 किलोमीटर है। अब आप इमेजिन कर सकते हो 6400 किलोमीटर और 8.6 किलोमीटर, यानी कि अगर आप पृथ्वी में माउंट एवरेस्ट को देखोगे ना तो एक नथून बराबर, इतना छोटा, नील बराबर, कुछ भी नहीं है, और सबसे बड़ी पीक है ये। तो एक टावर की हाइट कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर का टावर होगा, है ना? तो टावर की ऊंचाई तो कुछ भी नहीं होगी पृथ्वी के आगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हाइट जो है इस टावर की बहुत छोटी है, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो लगभग हम यहाँ पर किसको लेंगे? सिर्फ पृथ्वी की त्रिज्या को ही लेंगे। ये है गुरुत्वाकर्षण बल। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ये m मास की बॉडी बैठी है, यहाँ पर इस पे एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम वेट कहते हैं। एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखेंगे और याद रखेंगे, जो वेट होता है, वेट वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वजन जिसको हम कहते हैं, वजन एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और वजन का सूत्र क्या होता है? W बराबर mg। अब सर वजन को W लो या F लो, काम तो वही है, क्योंकि ये भी आप कह रहे हो बल है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब आप देखिए पहला समीकरण क्या कह रहा है? पहली समीकरण कह रहा है कि F बराबर है GME m/r/e का स्क्वायर, और दूसरा समीकरण कह रहा है बल जो है mg के बराबर है। दोनों के दोनों ग्रेविटी फोर्स ही हैं, दोनों के दोनों गुरुत्वाकर्षण बल है। यदि ये दोनों के दोनों गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों के दोनों ग्रेविटी फोर्स है, तो इन्हें इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस,
दोनों समीकरणों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, तो हमें मिलेगा GMEM बटा RE का स्क्वायर बराबर mg। आप m से m को काट लो तो g का जो मान आएगा वो आएगा GME अपॉन RE का स्क्वायर, और ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच रिलेशन। ये है हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीच संबंध। तो आप इसे नोट कर लें, ये प्रूफ करने को आ जाता है कई बार, एंड देन फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो ये डेरिवेशन मैंने पूरी करा दी, इसे फटाफट से नोट कर लें। चलिए तो जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे भी फटाफट से नोट कर ले। तो जैसे कि फोर्स जो ग्रेविटी होता है मास m के बीच, यानी कि पृथ्वी और द्रव्यमान m के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, F बराबर GMEM अपॉन R स्क्वायर। और उसी तरीके से जो वेट होता है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो वेट का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, mg। तो ये दोनों के दोनों क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है, दोनों के दोनों क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो हमने जैसे ही F और mg यानी कि GMEM अपॉन RE स्क्वायर को mg के बराबर रखा, इन दोनों को बराबर रखते ही हम लोगों ने क्या किया, ये समीकरण बराबर रखे। तो आप देखेंगे दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो GMEM अपॉन RE का स्क्वायर और यहाँ पर mg, m देखो यहाँ से नीचे चले जाएगा तो m से m कट जाएगा, सीधी सीधी सी बात है। तो g का मान आएगा GME अपॉन RE का स्क्वायर। अब ये ऐसा नहीं है कि ये पृथ्वी के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो इसलिए ये किसके ग्रेविटी आ जाएगी, अर्थ की, यानी कि पृथ्वी की आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ई की जगह, अर्थ की जगह अगर हम यहाँ पे प्लूटो ले लेते हैं या चांद ले लेते हैं और चांद की ही त्रिज्या ले लेते हैं, तो ये कहाँ की ग्रेविटी आ जाएगी, चांद की। वैसे जिस प्लेनेट की बात आप करोगे, जिस भी ग्रह की बात करोगे, जी तो फिक्स होता है, उस ग्रह का मास लगाएं यानी कि उस ग्रह का द्रव्यमान लगाएं, उस ग्रह की त्रिज्या लगाएं, आपको उस ग्रह का क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशन मिल जाएगा। और यही जी है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये छोटा जी, इस बड़े जी को नहीं कहते ग्रेविटी, ये छोटा जी होता है। ठीक है, इसे नोट करें, फिर इस पे और चर्चा करते हैं, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे G इज इक्वल टू GME अपॉन RE का स्क्वायर आ गया। अब दोस्तों ध्यान से मेरी बात समझना, G क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़ा G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ME क्या था, मास ऑफ अर्थ, और RE का मतलब था रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यानी कि G का मतलब था सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ME का मतलब था पृथ्वी की त्रिज्या, E हमने सॉरी पृथ्वी का द्रव्यमान, E मतलब हमने अर्थ मानी थी। ठीक है, RE का मतलब हो गया पृथ्वी की त्रिज्या। अब बात जरा ध्यान से समझिएगा, ये तो अर्थ के लिए, ये सारी कहानी कहाँ के लिए, अर्थ के लिए, ये सारी कहानी पृथ्वी के लिए। अब एक छोटी सी बात समझिएगा, हमें ना पृथ्वी का द्रव्यमान पता होता है, वो होता है 6 गुणा 10 की घात 24 किलो। अर्थ छोटी मोटी चीज तो है नहीं, पृथ्वी है भाई, है ना, तो पृथ्वी काफी भारी होती है। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस जो अर्थ का है वो होता है 6400 किलोमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 64 6400। और देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, तो हम लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻6। आपकी बुक्स में मैं बता देता हूं कितना लिखा होगा, बट हम इसे लमसम लेके चल रहे हैं। ठीक है, 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर, इतनी होती है त्रिज्या। अब आप सोचिए, इतनी त्रिज्या है, आपकी किताबों में 6.37 लिखा होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, 37 को हमने लमसम 4 मान लिया। अब जी का मान भी हमें पता होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हम सबको पता है ना। इन सबकी वैल्यूज को जी की जगह लगाओ, जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻11, अर्थ का मास था 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, नीचे कितना आएगा, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां से पता लगता है अर्थ के केस में, पृथ्वी के केस में, ठीक है, ये पृथ्वी के लिए रखा है हमने, और कोई प्लेनेट नहीं लगाया और कोई ग्रह नहीं लगाया, तो पृथ्वी के केस में, अर्थ के केस में, यह हमारी ग्रेविटी। क्लियर, अच्छा सर, ठीक है, समझ में आती बात।
अगर यहां पर मून की बात होती, चंद्रमा की बात होती, चंद्रमा की बात, अगर यहां पर चंद्रमा की बात होती तो चंद्रमा के केस में जो ग्रेविटी बन जाती फॉर मून, वो बन जाता जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। चंद्रमा के केस में ये बन जाता। अगर कोई ग्रह है, कोई प्लेनेट है, ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। कोई ग्रह है और यदि कोई ग्रह आपके पास है तो ग्रह के लिए, उस प्लेनेट के लिए आपकी ग्रेविटी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का होल स्क्वायर। सिंपल, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, जैसे पृथ्वी के केस में जी तो जी था, पृथ्वी का द्रव्यमान लगाया, आर ई का वर्ग कर दिया, आर ई का स्क्वायर कर दिया, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग कर दिया, यानी कि रेडियस ऑफ स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली मून के केस में मून का मास, मून का रेडियस, प्लैनेट के केस में प्लैनेट का मास, प्लैनेट का। अब आपको अगर मास ऑफ प्लैनेट दे रखा है, रेडियस ऑफ प्लैनेट दे रखा है, यानी कि आपको ग्रह का द्रव्यमान दे रखा है, ग्रह की त्रिज्या दे रखी है, चुटकियों में आप ग्रह के लिए ग्रेविटेशन निकाल सकते हो, ग्रह में कितनी ग्रेविटी लग रही है वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट नोट करो, फिर एक प्यारे प्यारे इस पे क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे से इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लें इसे। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। तो हमारा जी का मान कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। कहां पे, अर्थ के केस में, याद रखिएगा ये अर्थ की ही बात होगी, पृथ्वी के लिए ही होगा ये, ठीक है। पृथ्वी के अलावा इधर उधर की बातें नहीं है, ये सिर्फ पृथ्वी की बात है, ठीक है। देन इसके बाद हमने देखा था कि अगर मास मून के लिए लिया जाएगा, बात करेंगे ग्रेविटी मून की, यानी कि चंद्रमा की बात करेंगे, तो आपको चंद्रमा का द्रव्यमान लेना है, चंद्रमा की ही त्रिज्या ले लेनी है, उसका वर्क कर देना है। और अगर किसी ग्रह की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर ग्रह की ये बात कर रहा है, तो ग्रह के लिए हो जाएगा जी एम पी अपॉन आर टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें फटाफट नोट करें इसे। देखिए यहाँ पे जरा समझिएगा, हमने देखा पृथ्वी के लिए तो ये हो गया जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, और मून के लिए यानी कि चंद्रमा के लिए हो गया जी एम अपॉन आर एम का स्क्वायर, यानी कि चंद्रमा के त्रिज्या। तो आपके पास यहाँ पर एक रिलेशन होता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि जो ग्रेविटी अर्थ की होती है, या मैं कहूं ग्रेविटी जो मून में है, ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि चंद्रमा में आपका जो गुरुत्व आकर्षण है वो 1/6 हो जाता है पृथ्वी के, है ना। अब अगर बात ध्यान से समझें और इस बात को गौर से देखें तो यहां पर यह भी समझ आता है कि अगर मास इंटू ग्रेविटी को वेट कहा जाता है, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण को हम वजन कहते हैं, गुरुत्व त्वरण को, तो यदि द्रव्यमान को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं और द्रव्यमान को मैं यहां भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखेंगे ये बन जाएगा वजन। और ये कहां का वजन बनेगा, देखो द्रव्यमान तो हमेशा नियत रहता, वो तो नहीं बदलने वाला, लेकिन अगर मैं जीएम की बात करूं तो ये बदल जाता है, ये जगह टू जगह बदलता है, क्योंकि ये त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये मास पर डिपेंड कर रहा है उस ग्रह के। अगर मैं जीएमएम की बात करूं, यानी कि मास इंटू जीएम की बात करूं, तो ये किसकी बात हो जाएगी, ये बात हो जाएगी वेट ऑन मून। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा चंद्रमा पर वजन। और वेट ऑन मून जो होता है वो 1/6 होता है वेट ऑन अर्थ के। यानी कि यदि आपका वजन पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, अगर आप यहां पृथ्वी पे 60 न्यूटन वजन के हैं, तो चंद्रमा पे आपका वजन 10 न्यूटन का हो जाएगा। पीछे का कारण क्या है सर, क्या हमारा मास चेंज हो जाता है, नहीं, हमारा द्रव्यमान तो नहीं बदलता, पर क्योंकि ग्रेविटेशन बदल जा रहा है, जी बदल जा रहा है, और जब जी बदल रहा है तो डेफिनेटली कौन बदलेगा, हमारा वजन यानी कि वेट। ठीक है, नोट करें इसे छोटी बात को। क्या लिखा है मैंने, ध्यान से सुनेंगे, हमने लिखा है वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, यानी कि
चंद्रमा पर जो वजन होता है किसी वस्तु का वो 1/6 हो जाएगा उस वस्तु का पृथ्वी, या हम कह सकते हैं चंद्रमा पर वजन जो होता है 1/6 हो जाएगा वस्तु के वजन पृथ्वी में, या आप इसको थोड़ा सा और करेक्ट करके लिखेंगे पृथ्वी में वस्तु का ठीक है, नोट करें फटाफट से। तो ये छोटी सी बात आपको जाननी है और इसी के साथ यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। तो कल करेंगे हम इसके आगे की न्यूमेरिकल। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।